की सुबह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने संविधान विरोधी जो कदम उठाया है, अब इस संविधान विरोधी कदम ने ममता बनर्जी की सियासत और सत्ता को 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही खत्म कर दिया। और अब पश्चिम बंगाल में जो हालात बन रहे हैं, ये वो हालात बन रहे हैं जिसके बाद केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको बता देता हूं। 8 जनवरी की सुबह ईडी पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचती है, जहां पर कोयला घोटाले से जुड़े हुए आईपैक के डायरेक्टर जो हैं प्रतीक जैन, उनके ठिकानों पर छापेमारी होती है। अब ईडी का क्या कहना है? ईडी का कहना है कि ये जो छापेमारी हुई, ये सीबीआई की जो पूरी एफआईआर थी उसके तहत हुई, और इसमें पाया गया है कि जो कोयला घोटाले का पूरा पैसा था, उस पैसे को अलग अलग लोगों को देकर, अलग अलग इस तरह की संस्थानों को देकर हवाला के जरिए बदला गया। और इस पैसे का इस्तेमाल 2022 में आईपैक के जरिए पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी है, इसने गोवा चुनाव में किया था। और इस तरह के तमाम आरोपों को लेकर यह छापेमार कार्रवाई की गई। अब जब छापेमार कार्रवाई की गई तो सुबह से छापा शुरू हो गया। ईडी जांच में जुटी थी, आईपैक के तमाम ठिकानों पर फाइल्स तलाशी जा रही थी, हार्ड डिस्क निकाली जा रही थी, पेन ड्राइव्स चेक किए जा रहे थे। जब इस बात की खबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगती है, उसके बाद शुरू होता है असली ड्रामा। और यह ड्रामा आज से पहले भारत के आजाद इतिहास में कभी नहीं हुआ। कभी किसी सरकार की मुखिया ने इस तरह से केंद्र सरकार की किसी एजेंसी के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा नहीं खोला होगा, जिस तरह पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने खोला। अब ममता बनर्जी सीधे पुलिस कमिश्नर को लेकर, पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर प्रतीक जैन के उन ठिकानों पर पहुंच गई जहां ईडी की कार्रवाई चल रही थी। ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया, मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, और इन आंकड़ों को आपको भी सुनना चाहिए। अब सुनिए, 2000 हथियारबंद पुलिसकर्मी जिस वक्त ममता बनर्जी उन दफ्तरों पर पहुंची प्रतीक जैन के, उनके साथ पश्चिम बंगाल पुलिस के 2000 पुलिसकर्मी थे जिनके पास हथियार थे। इन्होंने उस पूरे इलाके में दबिश दे दी थी। 25,000 टीएमसी कार्यकर्ता उस पूरे इलाके में ईडी की टीम को घेरने के लिए और इस पूरी कार्रवाई को रोकने के लिए मौके पर 25,000 टीएमसी के कार्यकर्ता तैनात हो गए थे। 100 गाड़ियों का काफिला पहुंचा हुआ था जो पश्चिम बंगाल की मुखिया के साथ पहुंचा था। बाद में जिन काफिलों में उन तमाम फाइलों को भरकर ले जाया गया, जिन फाइलों को ईडी तलाश रही थी, जिन 2 बिल्डिंग्स में ईडी की रेड चल रही थी, उस दोनों बिल्डिंग को टीएमसी और पुलिस, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक दल के साथ राज्य की पूरी पुलिस अपराधियों की तरह, गुंडों की तरह, रसूखदारों की तरह शासकीय अमले को रोकने के लिए पहुंच गई। इसके बाद क्या हुआ, जब पूरे इलाके को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और पुलिसकर्मियों ने घेर लिया, ममता बनर्जी बिल्डिंग में जाती हैं। पहले पूरी सेफ्टी इंश्योर की ममता बनर्जी ने कि कहीं से भी ईडी के कर्मचारी भाग ना जाएं, ईडी के अधिकारी निकल ना जाएं, या किसी तरह का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। पूरे इलाके को घेर लिया गया ताकि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वहां पर वो किसी भी तरह से एक्ट ना कर सकें। सारी फाइल्स और कंप्यूटर्स ममता बनर्जी ने कब्जे में ले ली। जो हार्ड डिस्क थी वो कब्जे में ले लिए गया, और एक हरी कलर की, नीली कलर की फाइल जिसमें फरवरी 2022 लिखा था, वो लेकर पश्चिम बंगाल की मुखिया बाहर आ जाती हैं।
इसके बाद ममता बनर्जी ने असली जो ड्रामा है वो शुरू किया। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं, नास्टी हो रहे हैं। और ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाए कि ईडी टीएमसी का जो चुनावी मसौदा है, जो चुनावी रणनीति है, टीएमसी से जुड़े हुए जो रिकॉर्ड है और पार्टी की रणनीति है, वो सारे रिकॉर्ड्स चुरा कर ले जा रही है। अब पश्चिम बंगाल की जनता को ममता बनर्जी इतना नासमझ समझ रही है, या देश की जनता को, कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति चुरवा रही है, रणनीति की चोरी करवा रही है कि ममता बनर्जी कैसे चुनाव जीत जाती हैं। ये बात सुनकर ममता बनर्जी की शायद कुछ बच्चे हंस लेंगे, लेकिन उनकी इस बात को गंभीरता से शायद ही कोई ले। बाकायदा इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा ईडी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की गई। अब समझिए इस पूरे मामले में होगा क्या। ईडी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, और इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट ये तय करेगा कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की इस पूरी घटना पर कौन कितना कसूरवार है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है, जांच एजेंसी है, और ईडी के पास वो तमाम अधिकार हैं जो कोर्ट से उसे मिलते हैं, जो संविधान से उसे मिलते हैं, इस कानून के तहत मिलते हैं कि वो किसी भी दफ्तर में इस तरह छापेमारी कर सकती है, और उन्हीं अधिकारों के तहत ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की। लेकिन अब कहानी को समझिए, कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, और इसके पीछे ममता बनर्जी का राजनीतिक कारण क्या है। ममता बनर्जी ने जिन अधिकारों का इस्तेमाल किया वो ममता बनर्जी के पास नहीं है। ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसी के कामकाज को रोकने का अधिकार ममता बनर्जी के पास नहीं है। इस तरह ईडी के काम को रोककर, सबसे पहले तो ईडी की कार्रवाई के दौरान राज्य के मुखिया होने के नाते ममता बनर्जी ने जो उनका ऑफिस है, जो मुख्यमंत्री का पद होता है, उसके अधिकारों और कर्तव्यों के खिलाफ कदम उठाया। एक तो ये, दूसरा वायलेशन जो यहां पर हुआ वो शासकीय काम में बाधा का हुआ, केंद्रीय जांच एजेंसी के काम को रोकने का हुआ, ये एक वायलेशन हुआ। इसके तहत ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज होगा, और जो दूसरा सबसे बड़ा आपराधिक मामला दर्ज होगा ममता बनर्जी के खिलाफ, ये मामला होगा एविडेंस की लूट का। एक होता है एविडेंस को मिटा देना एविडेंस एक्ट में, और एक होता है एविडेंस को लूट लेना। जो ममता बनर्जी ने किया है, एविडेंस का मिटाना क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि दफ्तरों में साजिश के तहत आग लगा दी जाती है, फाइलें चोरी करवा दी जाती हैं, गायब करवा दी जाती हैं, कोई सीडी है तो सीडी से डेटा गायब करवा दिया जाता है, ये होती है एविडेंस में चोरी। लेकिन ममता बनर्जी ने चोरी नहीं की। ममता बनर्जी ने पूरी ताकत के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडई के साथ और पश्चिम बंगाल की पुलिस की हथियारबंद फौज के साथ ईडी के दस्तावेजों को, एविडेंसों को, सबूतों को लूट लिया। अब इस पूरी लूट के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई है। सवाल ये उठ रहा है कि ईडी के इन आरोपों पर हाईकोर्ट क्या संज्ञान लेगा। जो प्रथम दृष्टया मामला निकल कर आ रहा है, इसमें ममता बनर्जी का बच पाना कहीं से भी संभव नहीं है, और ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जा सकता है। दूसरा जो विकल्प है यहां पर सरकार के पास, ये संविधान का सीधा सा उल्लंघन हो गया है। ये घटना बताने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल 2026 विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी की पुलिस के जरिए, ममता बनर्जी की ताकत के साथ शासन में होते हुए निष्पक्ष तरीके से करा पाना पूरी तरह संभव है, और ममता बनर्जी ऐसा होने भी नहीं देंगी। इसलिए सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन तत्काल लगा देना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन वहां नहीं लगता है तो किसी भी तरह से ममता बनर्जी ना तो यहां पर चुनाव होने देंगी निष्पक्षता से, और ना ही यहां चुनाव आयोग काम कर पाएगा, ना कोई दूसरे दल या कोई प्रत्याशी यहां पर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब परेशानी कहां आने वाली है, ममता बनर्जी इस बात को समझ चुकी हैं
कि पूरी तरह से उनका दल, उनकी सत्ता, उनकी सरकार भ्रष्टाचार के घोल में घुली हुई है और चुनावों में उनको मिलने वाली हार का अंदाजा भी हो चुका है। अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाना शुरू कर चुकी हैं और ये अराजकता की तरफ उठाया गया पहला कदम था। ममता बनर्जी ये बात जानती हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, अगर उन्हें जेल में भेजा जाएगा तो इसका फायदा उठाकर सीधे तौर पर टीएमसी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में हिंसा शुरू कर देंगे। टीएमसी कार्यकर्ता जगह जगह आगजनी शुरू कर देंगे और पश्चिम बंगाल का माहौल बिगड़ जाएगा। और इस वक्त पश्चिम बंगाल के माहौल पर सीधी नजर बांग्लादेश की भी है। ममता बनर्जी जानती है कि मेरे खिलाफ सरकार इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएगी। कुल मिलाकर जो अंतिम विकल्प है सरकार के पास, वो राष्ट्रपति शासन ही है और हाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसके बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की ओर सरकार अपने कदम बढ़ा देगी।